बहू, ओ बहू, खाना बन गया हो तो मुझे दे दो। बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह नाश्ते में भी तुमने कचौरियाँ बनाई थी जो मैंने नहीं खाई थी। अब कुछ हल्का फुल्का सा खाना बनाया हो तो दोपहर में खाने को दे दो। दोपहर के 12 बज गए हैं। भूख के मारे पेट के आंतें सिकुड़ी जा रही है। तभी रसोई में से दंदनाती हुई बहू आई और बोली, अभी 12 ही बजे हैं, शाम नहीं हुई है जो भूख के मारे मुझे इतना सुना रही हो। जब खाने का समय होगा तब तुम्हें खाना मिल जाएगा। सुबह से भूख भूख करने लगती हो। तुम्हारा बेटा दुकान से 2 बजे तक आता है, तभी हम खाना खाएंगे। तब तक चुपचाप से अपने कमरे में जाकर बैठो और मुझे शांति से खाना लेने दो। बहुत परेशान करती हो। 80 वर्ष के होने को हो और पता नहीं फिर भी कितनी भूख लगती है। इतनी भूख तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं लगती जितनी भूख तुम्हें लगती है। तीनों टाइम खाने के लिए मांगती रहती हो। अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, एक टाइम भी खाना खाया करो। जाओ चुपचाप अपने कमरे में बैठो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखती रहो। बहू की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बेचारी सुमित्रा जी बरामदे में रखे घड़े से पानी निकालकर घट घट करके एक गिलास पानी पी जाती है। लेकिन पानी पीने के बाद भी उनकी भूख की आग शांत नहीं होती है। पेट को पकड़कर वह कमरे में जाकर बैठ गई, लेकिन आंखें घड़ी पर ही टकटकी लगाए बैठी थी। कभी घड़ी को देखती तो कभी दरवाजे की तरफ। सोचती कि बेटा आज जल्दी आ जाए तो हमें खाना भी जल्दी खाने को मिल जाएगा। लेकिन बेटा भी अपने समय से पहले नहीं आया। पूरे 2 बजे अपनी दुकान से दोपहर में खाना खाने के लिए घर आया। जब बेटे ने खाना खा लिया तो सुमित्रा जी अपने कमरे से निकल कर आई और बहू से बोली, बहू अब तो खाना दे दो। अब बेटे ने भी खा लिया है। रसोई में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बनाया है तुमने खाने में? बहू बोली, मैंने तो छोले भटूरे बनाए हैं जो कि तुम खा नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर ने सादा खाना खाने के लिए कहा है। तला भुना खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, इसलिए तुम यह खाना नहीं खा सकती। सुमित्रा जी बोली, बहू सुबह भी तुमने कचौड़ियाँ बनाई थी जो मैं नहीं खा पाई, और दोपहर में भी तुमने तेल मसाले वाला खाना बना दिया। अब बताओ मैं क्या खाऊंगी? बहू अंदर रसोई में गई और रात के बच्चे 4 रोटी उठाकर अचार के साथ एक थाली में सुमित्रा जी के सामने पटक देती है और कहती है, यह लो, यह रात की रोटियां खा लो, इससे तुम्हारे पेट की आग शांत हो जाएगी। सुमित्रा जी बहू से कहती है, अचार से रोटी नहीं खाई जाएगी, एक कटोरी में थोड़ा सा दूध दे दो, मैं दूध में गला कर रोटियां खा लूंगी। बहू कहती है, बड़ी आई दूध से रोटी खाने वाली, चुपचाप से अचार से रोटी खा लो और जाकर रसोई में बर्तनों का ढेर लग गया है, उनको धो दो। सुबह से रसोई में खाना बनाने में लगी हुई हूँ, इतनी गर्मी हो रही है, अपने कमरे में पूरा दिन बैठी बैठी आराम फरमाती रहती हो। इतना कहकर बहू टीना खाने की थाली परोसकर अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा जी को भूख बहुत तेज लगी थी। बासी रोटियों को अचार के साथ ही जल्दी जल्दी खाने लगी। बासी रोटी को अचार के साथ खाने की वजह से उनको ठसका लग गया और बहुत तेज खांसी होने लगी। सारा खाना खांसी के साथ बाहर निकल गया। सुमित्रा जी जल्दी से पानी पीकर किसी तरह अपनी खांसी पर काबू पाती है, लेकिन इतने में उनकी बहू टीना अंदर आई और आग बबूला हो गई। गुस्से में आओ देखा न ताओ, सास के सर पर टीवी का रिमोट दे मारा। बुढ़िया, ढंग से खाना खाना भी नहीं आता, बूढ़ी हो गई है, बच्चों की तरह खाना खाती है, खाने की भी तमीज नहीं है, आराम आराम से खाना खाती। अब पूरा घर गंदा कर दिया, जल्दी से उसकी सफाई कर, नहीं तो तेरी खैर नहीं। मैंने कहा था कि खाना खाने के बाद रसोई के बर्तन साफ कर देना, तूने तो पूरा घर ही फैला कर रख दिया है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जल्दी से पूरे घर को साफ कर दे, उसके बाद ही मैं अपने कमरे से निकलूंगी। गंदगी देखकर मुझे भी उल्टी आ जाएगी। टीना ने सुमित्रा जी के सर पर रिमोट इतना तेज मारा कि उनके सर से खून निकलने लगा। बहू के इस तरह के व्यवहार को देखकर सुमित्रा जी बरामदे के एक कोने में ठिठक कर खड़ी रह गई। बहुत देर तक खड़ी खड़ी रोती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही। हे भगवान, इससे तो अच्छा मुझे ऊपर ही उठा लो। मुझे बहू बेटे के साथ नरक की जिंदगी नहीं जीनी है। बहू बेटे मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहे हैं, भूखा मार रहे हैं।
अपने घर में भिखारियों की तरह खाना मांगकर खाना पड़ता है। एक समय था जब यह घर मेरा था, पूरी रसोई मेरी थी। मन में जो आता था वह बनाती थी, मन भर के सबको खिलाती थी। हमेशा बेटे की मनपसंद का खाना बनाती थी। अगर आधी रात को भी बेटा कुछ खाने की फरमाइश करता तो मैं उसको कभी मना नहीं करती थी। लेकिन आज बेटा इतना बदल गया है। बहू ने बेटे के सामने ही मुझे बासी रोटियां दे दी तो बेटे ने एक बार भी मना नहीं किया। जिसको मैं 3 समय गरम गरम बनाकर खिलाती थी, आज वही बेटा मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहा है। बहुत देर तक सुमित्रा जी कोने में खड़ी खड़ी अपनी किस्मत को कोसती रही और फूट फूट कर रोती रही। आज उनके पति भी नहीं थे जिससे वह अपने मन का गुबार निकाल सकती। एक बेटी है शीतल, जो नोएडा जैसे शहर में रहती है। साल 2 साल में उसका आना होता है। बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं इसलिए आ ही नहीं पाती। कभी कभार फोन पर बात होती थी तो बहुत ज्यादा बात भी नहीं करने देती थी। सुमित्रा जी यह सब बातें सोच रही थी। तब तक टीना कमरे से चिल्लाती हुई कहती है, कोने में खड़ी रहोगी या घर में फैलाई हुई गंदगी भी साफ करोगी? बहू की आवाज सुनकर सुमित्रा जी डर गई और जल्दी से रसोई में गई। रसोई का सारा काम निपटाकर सुमित्रा जी अपने कमरे में आती है। ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। कमजोरी की वजह से लड़खड़ाते हुए वह अपने कमरे में आकर खटिया पर गिर पड़ती है। थकान इतनी ज्यादा हो गई थी कि गिरते ही सो जाती है। दूसरे दिन टीना सुमित्रा जी की चारपाई कमरे से निकालकर आंगन में एक कोने में डाल देती है। सुमित्रा जी कहती है, बहू आंगन में बहुत गर्मी होती है, कमरे में पंखा भी है, आंगन में ऐसी गर्मी में मैं रात में कैसे सोऊंगी? टीना जवाब देती है, इस कमरे की जरूरत है और तेरे लिए इतना बड़ा कमरा मैं नहीं छोड़ सकती। रात आंगन में सो जाया करो और दिन में आंगन में जो छोटा सा नीम का पेड़ लगा है उसके नीचे अपना समय काट लिया करो। चारपाई खिसका लिया करो। कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तू आंगन में ही रहेगी और पूरे घर की रखवाली करेगी। सुमित्रा जी का बेटा आकाश, जो कि अपने पिताजी की पुश्तैनी कपड़ों की दुकान को संभालता था, पास के ही एक छोटे से शहर में उसके पिता एक कपड़ों की दुकान थी। पिता के जाने के बाद आकाश उसी दुकान पर बैठने लगा। सुबह 7 बजे दुकान पर चला जाता, दोपहर में खाना खाने के लिए आता और रात को 8 बजे तक दुकान बंद करके घर आ जाता। न जाने कितनी बार आकाश ने अपनी माँ को उस चारपाई पर आंगन में गर्मी में लेटे हुए देखा। कभी धूप से परेशान होती तो कभी मक्खियाँ उनको परेशान करती, कभी रात में मच्छर काट रहे थे। लेकिन मजाल है कि कभी आकाश ने अपनी माँ से कहा हो कि माँ तुम अंदर कमरे में जाकर लेट जाओ, बाहर आंगन में बहुत गर्मी है। उसे अपनी माँ के इस हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सुमित्रा जी की बेटी का आकाश के पास फोन आता है कि भैया बच्चों की गर्मियों की छुट्टी हो गई है तो सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊं। 2 साल से मायके नहीं आई हूँ, माँ से भी नहीं मिली हूँ। इस बार समय मिला है तो सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए आ जाऊं। अगले 10 दिन बाद का रिजर्वेशन हो गया है, 10 दिन बाद मैं आ जाऊंगी। शीतल के आने की बात सुनकर आकाश को जैसे सांप सूंघ गया हो। उससे न तो हाँ करते बन रहा था और ना ही मना करते बन रहा था। टीना की छाती पर तो जैसे सांप लौट रहा हो अपनी ननंद के घर आने की बात सुनकर, क्योंकि उसे अब अपनी ननंद के सामने अच्छा बनकर रहना पड़ेगा। सास की सेवा करनी पड़ेगी, समय से खाना देना पड़ेगा, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि शीतल के सामने आकाश और टीना दोनों ही अच्छा बनने का नाटक करते थे और शीतल को भी यही लगता था कि उसके भैया भाभी बहुत अच्छे हैं और उसकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसे तो अपनी माँ की हकीकत कुछ पता ही नहीं थी कि उसके भैया भाभी उसकी माँ को कितना परेशान करते हैं। एक पालतू जानवर की तरह घर में रखे हुए हैं, समय से खाने को भी नहीं देते और घर के सारे काम कराते हैं। लेकिन अचानक से शीतल 2 दिन बाद ही अपने मायके आ गई। मायके में वह जैसे ही घर के अंदर आई तो तपती हुई धूप में एक छोटे से नीम के पेड़ के नीचे सुमित्रा जी को बैठे हुए देखती है।
कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई है, सूख कर कांटा हो गई है। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, मांस तो रहा ही नहीं, पूरी चारपाई में चिपकी हुई है। पहले तो शीतल जान ही नहीं पाई कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी है। जब नजदीक गई तो देखकर चौंक जाती है और कहती है, माँ तुम इतनी धूप में भी आंगन में क्यों लेटी हो? कितनी गर्मी है, लू चल रही है, तुम्हें तो लपट लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, अपने कमरे में जाओ। बेटी की आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी हाथों की टेक लगाकर चारपाई से उठकर बैठती है। खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए। बेटी को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ की ऐसी हालत देखकर शीतल कहती है, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? सुमित्रा जी कहती है, कुछ नहीं बेटा, यह तो खुशी के आंसू है। इतने दिनों से तुम आई नहीं थी ना, आज देखा तो खुशी के मारे आंखें भर आई। माँ तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, कितनी दुबली हो गई हो, खाना ठीक से नहीं खाती हो क्या? बेटी की बात सुनकर सुमित्रा जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। तब तक टीना को बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। अपने कमरे से बाहर निकल के आई। सामने ननंद शीतल को देखकर उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। शीतल के पास आई और बोली, अरे दीदी आप तो 10 दिन बाद आने वाली थी, फिर अचानक से आज कैसे आ गई? और आने से पहले आपने फ़ोन भी नहीं किया, कम से कम एक बार बता तो देती। शीतल बोली, अरे भाभी, रिजर्वेशन तो हमारा 10 दिन बाद ही था, लेकिन इनको अपने ऑफिस के काम से इधर तक आना था, तो सोचा इनके साथ ही मायके चली जाती हूँ। अकेले बच्चों के साथ आने में दिक्कत भी होती है, और सोचा आप सबको सरप्राइज देकर खुश कर दूँ, यह सोचकर आपको नहीं बताया। शीतल की बात सुनकर टीना मुंह बनाती हुई कहती है, फिर भी दीदी, आने से पहले बताना तो चाहिए था, कम से कम मैं आपके लिए कुछ तैयार करके रखती। अच्छा बनने का नाटक करते हुए टीना अपनी ननंद को कूलर वाले कमरे में ले गई और अपने सास को डांटते हुए बोली, क्या माँ जी, दोपहर में आंगन में लेटी हो, तबीयत खराब हो जाएगी, चलो अंदर कूलर के सामने लेटना। दीदी अब आप ही समझाओ ना माँ जी को, बहुत जिद्दी हो गई है, हर बात पर जिद करने लगी है, कितना भी समझा लो लेकिन अपना ही करती है। अगर तबीयत खराब हो गई तो कल को मुझे ही उनकी सेवा करनी पड़ेगी, आखिर मेरे अलावा इनका है ही कौन? हम ही तो इनकी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। बहू बेटे आखिर होते किस लिए हैं? बातें बनाते हुए टीना ने कहा। टीना की बातें सुनकर शीतल बहुत खुश हो गई कि उसकी भाभी कितनी अच्छी है, जो उसकी माँ का इतना ख्याल रखती है। माँ का हाथ पकड़कर शीतल कमरे में आई और समझाते हुए बोली, माँ तुम भाभी की बात माना करो, ऐसे आंगन में मत लेटा करो। तब सुमित्रा जी धीरे से बड़बड़ाई, बहू की तो बात मान रही हूँ, तभी तो आंगन में लेटी हूँ। सुमित्रा जी इतना कह ही पाती है कि टीना अपनी आवाज को कड़क करते हुए सुमित्रा जी की तरफ आंखें निकालती है और आंखों ही आंखों में सुमित्रा जी को चुप रहने का इशारा करती है, जिससे शीतल नहीं देख पाती। और बेचारी सुमित्रा जी अपनी बहू की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर डर गई और अपनी बेटी से कुछ कह भी नहीं पाई, चुप हो गई। लेकिन शीतल को कुछ तो इस बार अपने मायके में अटपटा लग रहा था। एक तो वह अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर परेशान थी, और माँ की चुप्पी को देखकर भी वह परेशान हो जाती। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसकी माँ उसे कुछ छुपा रही है। कई बार शीतल ने अपनी माँ से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन बेचारी सुमित्रा जी अपनी बहू के डर से बेटी से कुछ ना कह सकी। अपने मायके के बदलाव को शीतल महसूस तो कर रही थी, लेकिन भाभी के व्यवहार को देखकर उसे लगता था कि हो सकता है कि वह उसके मन का वहम हो। माँ का बुढ़ापा है, खाना पीना ठीक से नहीं खा पाती होगी, इसलिए शायद दुबली पतली हो गई है। टीना ने रसोई में जाकर ननंद के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, क्योंकि ननंद की नज़रों में तो उसे अच्छा बनना ही है। खाना परोसकर कमरे में लेकर आई। शीतल ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम भी खाना खा लो, खाने का समय हो गया है। खाने की थाली देखते ही सुमित्रा जी उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे बरसों से भूखी हो। इतना अच्छा खाना तो उन्होंने सच में सालों से नहीं खाया था। अच्छा खाना तो क्या, बहू बेटे ने उन्हें भर पेट खाना भी नहीं देते थे।
जो रूखा सूखा बासी खाना देती वही उन्हें खाना पड़ता था। लेकिन आज बेटी के पूछने पर जब व्यंजनों से भरी हुई थाली उनके सामने आई तो सुमित्रा जी से रहा नहीं गया। वह थोड़ी ही देर में पूरे खाने की थाली चट कर गई। शीतल एकटक अपनी माँ के इस व्यवहार को देखती रह गई। उसने अपनी माँ को खाते हुए बिल्कुल नहीं टोका। थोड़ी ही देर में टीना कमरे में परांठा लेकर आई। जब उसने देखा कि उसकी बूढ़ी सास ननंद के लिए लगाई हुई थाली को खा गई है तो बड़ी बड़ी आंखें अपनी सास की तरफ निकाली। बहू को देखते ही सुमित्रा जी का हाथ खाने से रुक गया। उन्होंने थाली एक तरफ खिसका दी और एक तरफ को मुंह करके बैठ गई। शीतल को समझ में आ रहा था कि जैसे ही भाभी माँ के सामने आती है माँ एकदम से डर जाती है। पता नहीं ऐसा क्या है, कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रही है। अगर भाभी माँ के साथ गलत व्यवहार करती है तो मेरे लिए इतना कुछ कैसे कर सकती है। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग रात में इकट्ठे बैठे थे। टीना अपने पति आकाश से खुश फुसाते हुए बोली, अब तुम्हारी बहन आ गई है, सीधे सीधे अपनी बहन के से पास के शहर वाले प्लॉट की बात कर लो। तुम्हारे पिताजी तो वह प्लॉट उनके नाम कर गए थे। जब तुम्हारी बहन के नाम तुम्हारे पिता ने वह प्लॉट किया था तब तो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ससुराल वाले भी अच्छे नहीं थे और उनके पति भी कोई नौकरी नहीं करते थे, इसलिए बूढ़ा इतना बड़ा प्लॉट बेटी के नाम कर गया। बूढ़ा तो मर गया लेकिन मेरे लिए मुसीबत छोड़ गया। उस प्लॉट के चक्कर में इसकी इतनी आवभगत करनी पड़ती है। एक बार वह प्लॉट मेरे कब्जे में आ जाए फिर बताती हूँ माँ बेटी को मैं तो कभी ना बुलाऊंगी। क्या हुआ भाभी, क्या खुसर फुसर कर रही हो? जरा तेज बोलो तो हम भी सुन ले। तभी आकाश बात को बनाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं शीतल, तुम्हारी भाभी कह रही थी कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। अब तो जीजा जी भी अच्छी खासी नौकरी करते हैं, ससुराल में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। नोएडा जैसे शहर में रहती हो, खूब सारे पैसे हो गए हैं। हाँ भैया, यह सब आप सबका ही आशीर्वाद है। तभी आकाश बात को बढ़ाते हुए कहता है, तो मैं यह कह रहा था कि जब सब कुछ तुम्हारे पास हो ही गया है तो जो पिताजी ने प्लॉट तुम्हारे नाम किया था उसको तुम हमें वापस कर दो। तुम्हें तो पता है ही कि दुकान भी ठीक ठाक ही चलती है, 3 बच्चे हैं, घर के खर्च बढ़ गए हैं, ऊपर से माँ की बीमारी में भी बहुत सारा खर्चा होता है। और जो प्लॉट पिताजी ने तुम्हें दिया था वह शहर के बीचों बीच है, जिसकी कीमत आज के समय में 40 लाख से कम नहीं है। आकाश की बात सुनकर शीतल कहती है, हाँ भैया, मैं भी यही सोच रही थी कि वह प्लॉट अपने मायके में भाई भाभी को वापस कर दूं। अब मुझे मायके की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। ऐसा करना भैया, अभी मैं 10 दिन तक रुकूंगी, तैयार करवा लेना। इस बार वह प्लॉट मैं आपके ही नाम करके जाऊंगी। मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी माँ का ख्याल तो बुढ़ापे में आप दोनों को ही रखना है, तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी आपका ही हक बनता है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आप माँ के बुढ़ापे पर अच्छे से देखभाल करें और उनकी सेवा करें। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ खुश रहे। शीतल की बात सुनकर आकाश और टीना खुशी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और प्लॉट अपने नाम होने की बात सुनकर झट से टीना सुमित्रा जी के पास जा आती है और उनके पैर पकड़कर दबाने लगती है। अरे दीदी, तुम चिंता मत करो, हम तो माँ को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे, खूब सेवा करेंगे। लेकिन सुमित्रा जी बार बार अपने पैरों को बहू के हाथों से खींच रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वह जितना पैर नहीं दबाएगी उससे ज़्यादा बेटी के जाने के बाद उनके ऊपर जुल्म बढ़ाएगी। दूसरे दिन ही टीना और आकाश प्लॉट को अपने नाम करवाने के लिए कागज बनवाने के लिए चले जाते हैं। इधर शीतल अपनी माँ से कुछ पूछने की या जानने की कोशिश करती है कि माँ, इतनी बदली बदली से क्यों हो, चुप चुप क्यों हो, मुझे डरी डरी सी क्यों लग रही हो। लेकिन उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। तभी शीतल का भतीजा, जो कि 12 साल का था, अपनी बुआ से कहता है कि उसे भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। शीतल रसोई में भतीजे के लिए खाना परोसने चली जाती है। पीछे पीछे उसका भतीजा भी आ जाता है। रसोई में रखी हुई बासी रोटियों को देखकर वह बोला, अरे यह तो दादी का खाना है, मैं दादी को देकर आता हूँ। भागकर उन रोटियों को दादी के सामने फेंक देता है। पीछे से शीतल रोकते हुए बाहर आती है।
और कहती है, यह क्या कर रहे हो? दादी को बासी रोटियां क्यों दे रहे हो? भतीजा कहता है, बुआ दादी तो हमेशा बासी रोटियां ही खाती है, मम्मी उनको यही खाना देती है। और दादी अंदर कमरे में नहीं, बाहर नीम के नीचे चारपाई पर सोती है। भतीजे की बात सुनकर शीतल के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो भाई भाभी उसके सामने इतना अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, उनके पीठ पीछे माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। माँ के साथ ऐसे अत्याचार देखकर शीतल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हिम्मत करके शीतल माँ के पास आई और पूछने लगी, माँ तुम्हारे सर पर यह चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटा, नहाते समय गिर गई थी, उसी की चोट लग गई है। वही यह चोट तो रिमोट की थी जो बहू ने मारा था। शीतल समझ आती है कि माँ को भाभी ने बहुत डरा कर रखा है, इसलिए वह कुछ भी बोलने से डरती है। और उसे अपनी माँ के डरे सहमे व्यवहार का पता चल जाता है। कुछ बातें अपने भतीजे से पूछती है। छोटा सा भतीजा बुआ से सब कुछ कह देता है, जिसे सुनकर शीतल का दिल दहल जाता है। वह भाई भाभी को सबक सिखाने का निर्णय लेती है। उसे पता था कि अगर वह सीधे सीधे भाई भाभी से कुछ कहेगी तो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि उसे ही गलत ठहरा देंगे। और तो और मुझे मायके की प्रॉपर्टी चाहिए ऐसा इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा देंगे। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं उन दोनों के अत्याचार का पर्दाफाश कर सकूं। यही सोचकर शीतल मौका पाकर एक दिन जब उसके भाई भाभी किसी काम से घर से बाहर गए थे, पूरे घर में सीसीटीवी लगवा देती है और जानबूझकर किसी न किसी काम के बहाने घर से बाहर चली जाती है। अकेले में माँ के साथ क्या व्यवहार करते हैं, इस बात को वह जान सके और रिकॉर्डिंग को देख सके। अब शीतल के ससुराल जाने के सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। टीना बढ़िया सा खाना शीतल के लिए लेकर आती है। शीतल खाने की थाली को माँ को दे देती है। उसे कुछ जरूरी काम आ जाता है जिसकी वजह से वह बाजार चली जाती है। इधर टीना जब सास के हाथ में गरम गरम खाने की थाली को देखती है तो गुस्से के मारे आग बबूला हो जाती है। बूढ़ी सास के हाथ से थाली को छीन लेती है और सुमित्रा जी के बालों को पकड़कर टीना जोर से खींच कर कहती है, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई गरम गरम खाना खाने की? भूल गई है तेरी औकात बासी खाना खाने की है। मेरे सामने मुझसे गरम गरम खाना बनवा कर खा रही है। तेरी बेटी को जाने दो, फिर तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहकर जोर से धक्का दे देती है, जिससे सुमित्रा जी का सिर दीवार से जाकर टकरा जाता है और बहुत तेज चोट लग जाती। बाहर बाजार में एक दुकान पर बैठी हुई शीतल फोन के कैमरे में यह सारा दृश्य देख रही थी। यह सब देखकर उसका दिल दहल रहा था। मन कर रहा था कि अभी जाकर भाभी को 2 थप्पड़ लगाए। टीना इतने पर भी नहीं रुकती। वह जोर से सास का हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है जहां बर्तनों का ढेर लगा था और बोली, जल्दी से इनको धो दे, जब तक तेरी बेटी आ रही है उससे पहले साफ हो जाने चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाना। बहुत सेवा करवा ली है तूने पिछले 1 हफ्ते में। आधे घंटे बाद शीतल घर वापस आ गई। शीतल को देखते ही उसकी भाभी बोली, दीदी आज खाना खाने के बाद कोर्ट चलना है। तुम्हारे भैया ने सारे कागज तैयार करवा लिए हैं, बस दस्तखत करवाने की देरी रह गई है। लेकिन अभी घर तुम्हारा नहीं हुआ है। आपको प्लॉट के साथ साथ कुछ और भी देना है। क्या देना है दीदी? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? तभी शीतल भाभी के गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ लगाती है। गाल पर पड़े थप्पड़ को देखकर टीना तमतमा जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तभी शीतल चिल्लाकर बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बाल पकड़कर दीवार में मारने की, उसके सर पर रिमोट मारने की, बासी खाना खिलाने की, डरा कर रखने की? ननंद के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर टीना की बोलती बंद हो गई। तब तक कमरे में कागजात निकालकर आकाश भी आ गया। टीना रोती हुई शिकायत करती है कि तुम्हारी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा है। आकाश चिल्लाते हुए शीतल से बोला, तुम पागल हो गई हो? शीतल, जो अपनी बड़ी भाभी पर हाथ उठा रही हो, क्या यही सीखा है तुमने अपनों से बड़ों पर हाथ उठाना? वाह भैया, आज मैंने भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कल तक तुम्हारी पत्नी मेरी बुजुर्ग माँ के ऊपर हाथ उठाती थी, उसके साथ अत्याचार करती थी,
वह तो आपको दिखाई नहीं दिया। माँ के साथ अत्याचार करने में आप भी भागीदार हैं। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। तो क्या ही कर लोगी? तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। टीना चिल्लाते हुए कहती है। शीतल बाहर खड़े हुए पुलिस इंस्पेक्टर को आवाज देते हुए बोली, आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को, और इन दोनों की काली करतूतों को भी देख लीजिए। इन दोनों की सारी करतूतें सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी की बात सुनकर आकाश और टीना चारों तरफ घर में नजरें दौड़ाते हैं तो होश उड़ जाते हैं। कैमरे लगे हुए हैं। जब सीसीटीवी कैमरा पुलिस देखती है कि इन दोनों ने माँ के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, कितना अत्याचार किया है, तो एक पल गवाए बिना दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जाते जाते शीतल भाई भाभी को कहती है, अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटो। रही बात माँ की, तो माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। उनकी सेवा करूँगी और उन्हें बहुत प्यार से अपने साथ रखूँगी। चलो माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अब इस घर में आपको रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से डरने की ज़रूरत है। आपकी बेटी आपके साथ है। इतना कहकर शीतल अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है। बहुत अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रखती है, समय पर इलाज करवाती है। सुमित्रा जी को अपनी बेटी के घर में बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो जाती है। अपनी माँ को स्वस्थ देकर शीतल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।